विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सत्ता के स्रोत एवं आधार। ये प्राचीन काल से ही राजनीति शास्त्री इस संबंध में विचार करते आए हैं कि सत्ता का स्रोत और आधार क्या है। तो इस संबंध में सत्ता के कुछ स्रोत स्वीकार किए गए हैं और जिनमें पहला स्रोत है औचित्यपूर्णता। ये सत्ता का पहला स्रोत और आधार है। जब सत्ताधारी और अधीनस्थ इन दोनों के मूल्यों में, विचारों में, विश्वास और परंपराओं में जो है उनमें विश्वास और विचारों में एक रूपता पाई जाती है, तो सत्ता को औचित्यपूर्णता का आधार प्राप्त होता है और ये सत्ता का स्रोत बन जाता है। दूसरा है अधीनस्थों की सहमति, अधीनस्थों की प्रकृति। देखिए, सहमति सत्ता का प्रमुख स्रोत होता है, आधार होता है। ये अधीनस्थों की प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है कि वो कितनी मात्रा में सत्ताधारी के आदेशों की पालना करते हैं, कितनी मात्रा में सत्ताधारी के आदेशों की पालना करते हैं। तो इस प्रकार से अधीनस्थों की प्रकृति जो है वो भी सत्ता का स्रोत होती है। तीसरा है पर्यावरण का दबाव। यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ है वे परिस्थितियाँ जिनमें रहकर सत्ता जो है अपना काम करती है, सत्ताधारी काम करता है। और इस रूप में कहा जा सकता है कि पर्यावरण का प्रभाव दो रूपों में पड़ता है, या पर्यावरण के प्रभाव के दो रूप दिखाई देते हैं। एक आंतरिक दबाव और दूसरा बाहरी दबाव। आंतरिक दबाव का मतलब है कि किसी भी देश की आंतरिक राजनीतिक संरचनाएं जो है वो सत्ता के ऊपर दबाव डालती हैं। आंतरिक राजनीतिक संरचनाओं में जैसे कि संविधान, प्रशासनिक संगठन और पदाधिकारियों के अधिकार, शक्तियाँ, ये सब जो है सत्ताधारी के ऊपर दबाव डालने का काम करती हैं। बाहरी दबाव में जो है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संरचनाएं हैं वो उनका सत्ताधारी के ऊपर या सत्ता के ऊपर दबाव पड़ता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अन्य राष्ट्रों या अन्य राज्यों की शक्ति की स्थितियाँ, ये सब जो है सत्ताधारी के ऊपर दबाव के रूप में या पर्यावरण के दबाव के रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है विभिन्न दंड विधान, संविधान और प्रत्यायोजित अधिकार। प्रत्यायोजित अधिकार का मतलब होता है कि जब कोई शक्ति अपनी शक्ति जो है अपनी शक्ति के प्रयोग करने का अधिकार दूसरे किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को दे देती है, तो वो कहलाते हैं प्रत्यायोजित अधिकार। और जनमत, किसी भी व्यक्ति की विशेषज्ञता, कार्य कुशलता भी जो है सत्ता के स्रोत माने जाते हैं। तो इन सत्ता के इन विभिन्न स्रोतों के आधार पर सत्ता के स्रोत के संबंध में 3 सिद्धांत जो है वो स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। औपचारिक सत्ता सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत है, एक वैधानिक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के समर्थक ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास सत्ता का आधार जो होता है, किसी भी राज्य के सर्वोच्च कानून या संविधान जो है वो सत्ता का आधार होता है, उसके द्वारा ही उसे सत्ता मिली हुई होती है। तो इस प्रकार से ये सत्ता का कानूनी सिद्धांत का या वैधानिक सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है सहमति सिद्धांत। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है
कि सत्ता का आधार अधीनस्थों की सहमति होती है। इन लोगों का ऐसा मानना है कि कानूनी सत्ता जब भी व्यवहार में प्रभावशाली ढंग से काम कर पाती है जबकि अधीनस्थ जो है उसे स्वीकार करते हैं या सत्ताधारी के आदेशों की पालना करने के लिए तैयार हो जाते हैं या सहमति प्रकट करते हैं, तभी जो है कानूनी सत्ता व्यवहार में अच्छी प्रकार से काम कर पाती है। चेस्टर बर्नार्ड जैसे विचारकों ने प्रशासन के क्षेत्र में उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है कि कब सत्ताधारी के द्वारा, कब अधीनस्थों के द्वारा जो है सत्ताधारी के आदेशों की पालना की जाती है और कब नहीं की जाती है। तो उन्होंने बताया जैसे कि यदि सत्ताधारी के द्वारा किसी व्यक्ति को जहर खाने का आदेश दिया जाता है तो सत्ताधारी के उस आदेश की पालना कभी नहीं अधीनस्थ करेंगे और उससे सहमति प्रकट नहीं करेंगे और ऐसी स्थिति में सत्ताधारी के आदेशों की पालना नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि सत्ताधारी के आदेशों की पालना जब भी संभव है जबकि उस आदेश से जो है अधीनस्थ जो होते हैं वो सहमत होते हैं। नेक्स्ट है सक्षमता सिद्धांत। सक्षमता सिद्धांत जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सत्ता का स्रोत व्यक्ति की योग्यता और सक्षमता के गुण मानता है और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो अधीनस्थ होते हैं, या कहने का मतलब है कि व्यक्ति की योग्यता और उसकी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जो है लोग उसके आदेशों की पालना करते हैं और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है स्वयं सत्ता का केंद्र बन जाता है और जो लोग हैं उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लेते हैं और उसके आदेशों की पालना करने लग जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में सत्ता का स्रोत जो है इसी प्रकार का देखने को मिलता है और इसी प्रकार से जो है व्यक्ति की जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, तकनीकी योग्यताएं हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में व्यक्ति की शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं और सक्षमताएं भी जो है व्यक्ति की सत्ता का स्रोत बन जाती हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो योग्यताएं हैं, जो गुण हैं, जो क्षमताएं हैं, वो उनके आधार पर कोई व्यक्ति जब दूसरों से अपने आदेशों की पालना करवाता है तो ऐसी स्थिति में सत्ता का वहाँ पर स्रोत सक्षमता सिद्धांत कहलाता है या सक्षमता जो है वो सत्ता का स्रोत मानी जाती है। अब है सत्ता के स्रोत एवं आधार में संबंध। सामान्यतः सत्ता के स्रोत और आधार में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और व्यवहार में दोनों को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, दोनों को अर्थ एक ही माना जाता है। लेकिन तर्क की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सत्ता के स्रोत और आधार में जो है भेद दिखाई देता है या अंतर पाया जाता है। सत्ता के स्रोत का मतलब है कि सत्ता की उत्पत्ति का केंद्र या निवास स्थान क्या है, या सत्ता के स्रोत का संबंध सत्ता की उत्पत्ति के केंद्र या स्थान से है, जबकि सत्ता के आधार का अर्थ है कि लोग जो है वो सत्ताधारी के प्रति अपनी सहमति क्यों प्रकट करते हैं या उसके आदेशों की पालना क्यों करते हैं या अधीनस्थों द्वारा जो है सत्ताधारी के आदेशों की पालना क्यों की जाती है। ये इसका मतलब सत्ता के आधार का संबंध इससे है। अब हम पढ़ेंगे सत्ता के आधार। सबसे पहले है औचित्यपूर्णता। सत्ता के स्रोत में भी सबसे पहला स्रोत औचित्यपूर्णता था और सत्ता के आधार, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि आधार का मतलब है कि लोग सत्ताधारी के आदेशों की पालना क्यों करते हैं
या उसके प्रति अपनी सहमति क्यों रखते हैं। तो उसमें सबसे पहला है औचित्यपूर्णता। देखिए, जब सत्ताधारी के आदेशों, सत्ताधारी के मूल्यों में, विचारों में, विश्वासों में, आदर्शों में एक रूपता पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ जो है वो उसके उस आदेश को औचित्यपूर्ण मानते हैं और औचित्यपूर्ण मान करके उसके आदेशों की पालना करते हैं, उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। दूसरा है पुरस्कार, प्रशंसा, लोभ और दंड। देखिए, जब सत्ताधारी के आदेशों की पालना करने पर लोगों को पुरस्कार मिलता है या उन्हें उनकी प्रशंसा की जाती है, तो वो सत्ताधारी के आदेशों की पालना करते हैं। या सत्ताधारी के आदेशों की पालना करने से उनके किसी स्वार्थ, लालच या लोभ की पूर्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में भी वो सत्ताधारी के आदेशों की पालना करते हैं। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि दंड, और साथ ही साथ कुछ लोग कभी कभी सत्ताधारी के आदेशों की पालना लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उसके द्वारा दंड दिए जाने के भय से वो भयभीत होकर भी सत्ताधारी के आदेशों की पालना करते हैं। तीसरा है संगठन एवं अधीनस्थों के लिए हितकारी। देखिए, कभी अधीनस्थों की ये मान्यता जब होती है कि सत्ताधारी के द्वारा जो भी आदेश दिए जा रहे हैं, जो भी आज्ञाएं दी जा रही हैं, वो व्यक्तिगत रूप से अधीनस्थों के लिए भी लाभकारी हैं, उचित हैं, औचित्यपूर्ण हैं, हितकारी हैं, और साथ ही साथ उसके द्वारा संपूर्ण संगठन का भी जो है लाभ हो रहा है, संगठन के लिए भी हितकारी हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सत्ताधारी के आदेशों की पालना करते हैं, यानी सत्ताधारी का वो आदेश संगठन और अधीनस्थ दोनों के लिए हितकारी होने पर जो है वो सत्ताधारी के आदेशों की पालना करते हैं। चौथा है मूल्यों की एकता, यानी अभी हमने पढ़ा था औचित्यपूर्णता क्यों सत्ताधारी के आदेशों को मिलता है। औचित्यपूर्णता मिलने का कारण है उन अधीनस्थों और जो सत्ताधारी है, उच्चस्थ और अधीनस्थ के बीच जो है वो मूल्यों की एकता होने के कारण जो है वो उनके आदेशों की पालना करते हैं, उसे न्यायपूर्ण मानते हैं, उसे उचित मानते हैं और उनके आदेशों का सम्मान करते हैं। वैधानिकता। देखिए, कई बार या प्रायः लोग सत्ताधारी के आदेशों की पालना इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ताधारी के आदेशों की पालना करना उनका कानूनी कर्तव्य है, उनका वैधानिक दायित्व है, और इसलिए वो सत्ताधारी के आदेशों की पालना करते हैं। इस प्रकार से वैधानिकता सत्ता का एक आधार मानी जाती है। अगला है नेतृत्व के वैयक्तिक गुण। कई बार अधीनस्थ जो है वो सत्ताधारी के आदेशों की पालना इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो सत्ताधारी का जो व्यक्तित्व है वो उन्हें प्रभावपूर्ण लगता है, वो उसके नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों से अत्यधिक प्रभावित होकर उसके आदेशों की पालना करने लगते हैं। अब है कि सत्ता के प्रति जनता का दृष्टिकोण किस प्रकार का होता है। तो इस संबंध में 3 सिद्धांत या 3 प्रकार के दृष्टिकोण जनता के सत्ताधारी के प्रति 3 प्रकार के दृष्टिकोण माने गए हैं। एक तो है कि सत्ता के प्रति जनता का नकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक इसका मतलब यह है कि अधीनस्थ जो है वो सत्ताधारी के आदेशों का पालन अपने मन से नहीं करते हैं, स्वेच्छा से नहीं करते हैं, अपने दिल से नहीं करते हैं, बल्कि सत्ताधारी के द्वारा दिए गए दंड के भय से बचने के लिए सत्ताधारी के आदेशों की पालना करते हैं। और ऐसे तो जो है इस प्रकार से जो लोग जो है सत्ताधारी के आदेशों की पालना करते हैं, तो सत्ताधारी के प्रति जनता का ये दृष्टिकोण कैसा कहलाता है? नकारात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। सामान्यतः इस प्रकार का दृष्टिकोण उन शासन व्यवस्थाओं में होता है जो कि राजतंत्र निरंकुश शासन व्यवस्थाएं होती हैं, जो अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं होती हैं,
उन देशों में सत्ता के प्रति जनता का इस प्रकार का दृष्टिकोण पाया जाता है। क्योंकि जो है ऐसी स्थिति में सत्ताधारी के आदेशों को जनता एक बंधन मान करके उसके भय से उसके द्वारा दिए गए दंड के भय से बचने के लिए जो है उसके आदेशों की पालना करती है। दूसरा दृष्टिकोण है सकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए, जब जनता जो है सत्ताधारी के आदेशों की पालना जो है वो स्वैच्छिक ढंग से करती है और जो है वो इसलिए करती है कि जो सत्ताधारी के आदेश हैं वो वहाँ के विश्वास, परंपराएं या हम कह सकते हैं कि प्रथाओं के अनुकूल हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो सत्ताधारी के आदेशों की पालना करते हैं। तो ये दृष्टिकोण कैसा कहलाता है? सकारात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। और तीसरा है सत्ताधारी का तीसरा दृष्टिकोण जो है वो है बुद्धि संगत दृष्टिकोण। यानी जब अधीनस्थ जो है सत्ताधारी के आदेशों की पालना इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी ईमानता होती है या उनका ऐसा विचार होता है कि सत्ताधारी के आदेश जो है वो बुद्धि संगत कानूनों पर आधारित हैं और उसके द्वारा सार्वजनिक हितों की रक्षा और वृद्धि होगी, उनके द्वारा उनका कल्याण होगा। तो ऐसी स्थिति में जो है वो आदेशों की सत्ताधारी के आदेशों की पालना करते हैं और ये दृष्टिकोण बुद्धि संगत दृष्टिकोण कहलाता है। सामान्यतः जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में इसी प्रकार का दृष्टिकोण सत्ता के प्रति जनता का पाया जाता है।